आए हो पढ़ने बनेगी जिंदगी, रख लो कॉपी पेन साथ में, स्वागत करूं मैं थारो मास्टर जी की क्लास में। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये लेक्चर किसके लिए है? अगर आप 11th साइंस के स्टूडेंट हो और परेशान हो कि आपका करियर क्या होगा, अभी फ़िलहाल ये सिलेबस इतना बड़ा है, उसको कैसे पूरा करोगे, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, नीट और जेई इन सब का क्या मामला है, हर कोई कहता रहता है नीट जेई, बेस्ट स्टडी मेथड आपके लिए क्या होगा, न्यूमेरिकल्स कितने ज़रूरी हैं, कौन कौन सा गोल आपको बनाना चाहिए, किस तरीके से उसको अचीव करना है। अगर आपके सामने भी ये सारे क्वेश्चंस है या इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो उन सब का जवाब इस लेक्चर में मेरे द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी ही बात कर लूँ, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए जो इंसान आपको ज्ञान दे रहा है क्या वो ज्ञान देने के लायक है भी या नहीं। अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने 10th की थी HBSC से, जो कि था हिंदी मीडियम, और लगभग 90% मेरा स्कोर था उसमें। अब जब मैं 10th में था तो हमारी एक मैथ की मैडम हुआ करती थी, कृष्णा जी, उन्होंने बताया था कि ऐसे ही बोल दिया उन्होंने कि जब आप 10th से 12th में जाओगे ना, आप सभी के मार्क्स 10% से कम हो जाएंगे। उस टाइम तो मेरे को लगा अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, 10% से कम में हो नहीं, तो मैं तो 10% और ज़्यादा लेके आऊँगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है, और सच में ऐसा ही हुआ। मैंने 12th की PCM से, CBSE से जो कि था इंग्लिश मीडियम, और वही 10% का डिक्रीमेंट मेरे मार्क्स के अंदर आया। प्रॉब्लम क्या थी? हिंदी मीडियम से हम शिफ्ट हुए एकदम से इंग्लिश मीडियम में, और थोड़ा बहुत बोर्ड का भी मैटर करता है। HBSC में रिलेटिवली आपकी NCERT ही रहती है, CBSE में NCERT से थोड़ा बाहर। तो यहाँ तक तो हमने NCERT को रटना बिल्कुल अच्छे से सीख लिया था, यहाँ हम NCERT तक ही रह गए, इसलिए स्कोर उसी तरीके से आया। यहाँ तक 12th क्लास तक मैंने न्यूमेरिकल का सिर्फ नाम ही सुना था कि न्यूमेरिकल नाम की चीज़ होती थी। यहाँ भी मेरे को याद है अच्छे से, 12th में हमारे एक फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे, वो किसी दूसरे स्कूल से पढ़ाने आया करते, और जब चैप्टर खत्म हो गया तो वो लास्ट में कुछ कुछ न्यूमेरिकल करवा दिया करते। जब वो न्यूमेरिकल करवा रहे थे तो उन्होंने एक बार बोला कि मेरे जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं ना, वो न्यूमेरिकल को देखते ही सोल्व कर देते हैं, या सारे न्यूमेरिकल को सोल्व कर देते हैं। उस टाइम मेरे को उनकी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हुआ। मेरे को लगा कि कोई भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकता, न्यूमेरिकल का रट्टा मारा जा सकता है। जैसे मैथ में मेरे को 10वीं क्लास में सारे क्वेश्चन तक याद थे, उनके आंसर भी, कौन से क्वेश्चन, कौन सा उत्तर कहाँ है, कैसे है, ये सारी चीज याद थी। लेकिन 12th में भी ऐसा ही हुआ, 12th में भी न्यूमेरिकल्स निकालने नहीं आते थे, न्यूमेरिकल का रट्टा मारा जाता था। उसके बाद मैं गया कोटा, 1 साल प्रिपरेशन की जेई की। जेई के बारे में सुना था, वो था ना दिमाग में कि आपको बेस्ट ही करना है, तो बेस्ट के लिए हम गए कोटा। कोटा सुना था, वहाँ पे पहली बार न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया। वहाँ पे शुरू का जो 1 महीना था, शुरू में ही उन्होंने भरपूर न्यूमेरिकल कराए, और वहाँ न्यूमेरिकल से मेरे को प्यार हो गया और पता चला कि न्यूमेरिकल एक्चुअल में चीज़ क्या है। फिर इतना सब होने के बाद भी पहली बार ये सब देख रहा हूँ मैं, और पेपर में न्यूमेरिकल ही आते हैं। फिर भी जेई मेंस को क्रैक करने में मैं सफल रहा, लेकिन एडवांस को फेल कर गया, क्योंकि एडवांस भाई आपके देश का सबसे टफेस्ट पेपर है। आप 1 साल की प्रिपरेशन में, जिसमें 11वीं 12वीं हटा दो, तो 1 साल की प्रिपरेशन में एडवांस नहीं हो सकता। फिर मैं गया बीटेक करने LPU जालंधर में जो है, वहाँ पे भी 7.5 CGPA यानी 75% मार्क्स मेरे रहे। अब जैसे 12th के बाद आपका एडवांस होता है बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ऐसे ही बीटेक के बाद नौकरी लगने के लिए या फिर बेस्ट IITs में एडमिशन लेने के लिए गेट होता है। मैंने गेट क्वालिफाई किया 2022 में, यानी मेरी ग्रेजुएशन के नेक्स्ट ईयर ही, ठीक है। गेट मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया था, ये एक अंदर एक आ गया ना, जब जेई मेंस क्वालिफाई किया तो अंदर आ गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने हैं वो दूंगा मैं सारे, इसलिए मैंने गेट दिया, उसको क्रैक किया। उसके बाद
इसके बिहाफ पे मैंने कोई भी ऑफर नहीं लिया, ना मैंने एडमिशन लिया आईआईटी में, हालांकि हो सकता था बहुत इजीली, ना मैंने कोई जॉब ली क्योंकि करनी ही नहीं थी। मैंने क्या किया, मेरे को टीचिंग से प्यार था, मैंने टीचिंग की प्राइवेट स्कूल में लगभग 3-4 साल। अब जब मैं टीचिंग कर रहा था तो मैं घर वालों को कोई पैसे नहीं दे रहा था, तो उनको भी लग रहा था कि हमने इतना सब इसको पढ़ाया, वो हमारे काम नहीं आ रहा। इसलिए थोड़ा सा उन्होंने फोर्स किया कि बेटा नौकरी कर लो, ऐसी नौकरी जिससे समाज में मतलब फैमिली की भी रेपुटेशन हो, और वो होती है हमारी गवर्नमेंट जॉब। तब मैंने 2024 से स्टार्ट की प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम की। जो पहला मेरा पेपर था, पहला मेरा पेपर था वो था आरआरबी जेई, जिसकी मैंने तैयारी की सर। इससे पहले मैंने 1-2 दिया बिना तैयारी के, लेकिन जिसकी मैंने दिल से मन लगा के तैयारी की दैट इज आरआरबी जेई। पढ़ाते हुए साथ साथ ऐसा था कि मैं 3 बजे स्कूल से आ रहा हूँ, 3 से 6 में खाना पीना और सोना, और फिर 6 से लगभग 11-12 तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, रात 11-12 तक स्कूल के साथ। इस तरीके से मैंने मैनेज किया, और इस एग्जाम में जो मेरा जोन था उसमें मैं टॉपर रहा, और मैं फिलहाल इंडियन रेलवेज में जेई के पद पर हूँ। ये थी मेरी बातें। तो यहाँ आप देख रहे होगी कि कुछ तो उखाड़ा है भाई मैंने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए, गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब मैं ज्ञान देने के लायक आपके लिए तो हूँ। हो सकता है किसी की नज़र में मैं सफल ना हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए तो एटलीस्ट हूँ। अब मैं बात कर रहा हूं कि आप जिस क्लास में हो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर एंटायर करियर। एंटायर करियर बोला मैंने, स्कूल वगैरह कुछ नहीं, स्कूल कॉलेज वो सब नहीं, एंटायर करियर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी 11th। 11th क्यों है? क्योंकि 11th में आप डिसाइड करते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, आर्ट लेनी है, उसके हिसाब से आगे हमारे फ्यूचर ऑप्शंस ओपन होते हैं। अब आप 11th में साइंस चूज कर चुके हो, तो साइंस के कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास? देखो, साइंस में आपको पता है या तो आप पीसीएम ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आप ले सकते हो पीसीबी। अगर आपने पीसीएम लिया है तो सबसे कॉमन जो है आपका ऑप्शन दैट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में फिर अलग अलग ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, वो सब। सेकंड ऑप्शन इंजीनियरिंग जैसा ही है, डाटा साइंस। एविएशन यानी जो हमारी प्लेन्स वगैरह हैं इसमें। आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। आप डिफेंस सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, आप नेवी में जा सकते हो, या फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। रिसर्च एंड एकेडमिक्स, रिसर्च करके, रिसर्च कौन करता है? हमारे साइंटिस्ट करते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं अगर आपने लिया है पीसीएम। अगर मैं सबसे कॉमन बात करूं, इंजीनियरिंग सब करेंगे, लेकिन जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद दैट इज एविएशन। थोड़ी सी टफ है लेकिन सिक्योर है। दूसरा, डिफेंस की आप तैयारी कर सकते हो। डेटा साइंस, एआई, ये सब हमारे फ्यूचर है, लेकिन अगर लीग में ही चलना है तो वो हमारी इंजीनियरिंग है। सेकंड है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें लोग डॉक्टर ही बनते हैं मोस्टली, लेकिन डॉक्टर भी अलग अलग टाइप के, जैसे आप डेंटिस्ट बन सकते हो, आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो दवाइयों की खोज करता है वो बन सकते हो, जो दवाइयाँ बेचता है या बनाता है वो बन सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, न्यूट्रिनिस्ट बन सकते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे ये मिलेंगे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे मेरा दोस्त भी है पार्ट टाइम फिजियोथेरेपिस्ट। उसको ना कमर में दर्द है और वो फिर अब हम सब की जो थेरेपी है वही करता है, वही बताता है कि कब क्या करना चाहिए। ऐसे ही सीखता है इंसान, जब अपने ऊपर आती है तभी। चलो, और आप नर्स बन सकते हो। नर्स वही नहीं बनती है, नर्स सिर्फ वो नहीं होती है, हमारे जो फीमेल्स हैं वही नहीं नर्स बन सकती है यार, मेल भी नर्स होते, मेल का नाम भी नर्स ही है। या फिर इसी फील्ड में आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तो ये हमारे ऑप्शन है। अब इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन यही है, बाकी आप कोई भी चूज कर सकते हो। और अगर आप थोड़े से और महान स्टूडेंट में आते हो, आपने लिया होगा पीसीएमबी सारे सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, ये वाले भी और ये वाले भी आपके दोनों कैरियर ऑप्शन खुल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में जनता बहुत सारी है। मान लो 100 लोग इंजीनियरिंग के लिए हैं, 100 लोग डॉक्टर के लिए, लेकिन उनमें से बन सिर्फ 1 या 2 ही रहा है, तो कंपटीशन
बहुत ज़्यादा। तो हमें इसके अलावा भी कुछ करियर ऑप्शंस देखने चाहिए। जैसे आप लॉ की डिग्री कर सकते हो, वकील बन सकते हो, वकील से फिर जज बन सकते हो। आप मैनेजमेंट, जैसे एमबीए सुना होगा आपने, एचआर सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आप जा सकते हो कि कैसे मैनेज करना है लोगों को। इकोनॉमिक्स के अंदर जा सकते हो, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कोई कि कॉमर्स वाले ही जाएंगे, कोई भी जा सकते। सिविल सर्विस, आपको पता है यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। टीचिंग में आप जा सकते हो, ऐसा बोलते हैं ना जो कुछ नहीं करता वो ज्ञान देता है, मतलब मास्टर बनता है, तो आप वो बन सकते हो। आप अपना कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। बैंकिंग के अंदर जा सकते हो आप। आजकल हमारा कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब रील बना सकते हो आप। कंटेंट क्रिएशन नाम से एक नई जॉब आ गई है ना। या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब। जैसे हमारे बहुत सारे पेपर होते हैं, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे हो गया, आपके स्टेट के हो गए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन दीज आर दी कॉमन ऑप्शंस, जिसमें साइंस के स्टूडेंट भी और आर्ट के स्टूडेंट भी, सारे के सारे स्टूडेंट इन सब की लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप लड़ाई को कम करना चाह रहे हो तो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है, मतलब ये सारे। ठीक है, पैसा सब में है, बस कोई भी काम करो उसमें आप बेस्ट होने चाहिए, पैसा आप कमा लोगे। अब सुनो, मैं 11th क्लास के बारे में मैंने आपको बता तो दी, लेकिन 11th क्लास डजंट डिसाइड योर फ्यूचर, बट इट स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू यू। इसका मतलब है कि 11th से ये नहीं है कि आप वही बनोगे, लेकिन 11th से ये डिसाइड हो जाएगी कि आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट कर पाओगे। जैसे आपने आर्ट ले ली, अब आर्ट ले ली तो ये सारे ऑप्शन तो गए ना, ये सारे ऑप्शन भी गए ना, है ना। आपने पीसीएम लिया तो ये सारे ऑप्शन तो गए। अब आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये डिसाइड करने के लिए कौन सी क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 11th। ठीक है, 11th साइंस ली, 11th साइंस अगर आपने ली, पीसीएम के सारे ऑप्शन, पीसीबी के और कॉमन, जो जैसे आर्ट वाले हैं वो ये तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप ये सब कर सकते हो और ये सब भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात मेरी समझो, एक स्टेटमेंट है, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। यानी अगर यूनिवर्स यूनिवर्स की जो चीजें हैं वो एक दूसरे से बात कर रही होंगी ना, किस लैंग्वेज में कर रही होंगी, मैथ की लैंग्वेज में। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स को समझना है, मैथ को समझ लो, मैथ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुई। अब अगर आपने पीसीबी लिया, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, पीसीबी में कौन आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो तो रट्टा मार लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री का 70% सीख लोगे, लेकिन फिजिक्स का 100% और केमिस्ट्री का 30%, ये पार्ट है न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल आपको पता है मैथ का पार्ट है। अगर मैथ से अगर आपने पल्ला झाड़ लिया तो भाई भूल जाओ, ये दोनों चीज तो भूल जाओ, मतलब दो नहीं, 1.5 चीज भूल जाओ, सिर्फ 1.5 चीज ही आपको आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर अब भी आपने पीसीबी लिया है तो मैथ की क्लास जरूर लगाओ। अगर पीसीएम लिया है तो बेस्ट, बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पीसीबी अगर आपने ली है तो मैथमेटिक्स जरूर पढ़ो। आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करो ना करो कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी क्लास जरूर लगाओ मैथमेटिक्स की। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ को जरूर पढ़ना है 11th और 12th में, दोनों क्लास में। क्योंकि अगर मैथ के टच में रहोगे तो भाई काम बन जाएगा। ये जितनी चीज है ना, इनमें देखो, मैनेजमेंट में मैथ आता है, टीचिंग में मैथ आता है, बैंकिंग में मैथ आता है, गवर्नमेंट एग्जाम में सभी मैथ नहीं आ रहा तो ये तो भूल ही जाओ, ये तो गया, ये भी गया, ये भी लगभग लगभग गया, ये तो गया, ये भी गया, तो बच गया कौन सा, सिर्फ ये इतने ऑप्शन। तो आप सोचो, एक मैथ से 50% ऑप्शन अपने आप से हटा दे रहे हो आप। मैथ को छोड़ना ही क्यों है, बेशक आता हो ना आता हो कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल में ले लो, पास होगे ना होगे कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट पढ़ो तो, सीखो तो, क्या पता क्या चीज समझ में आ जाए, क्या चीज काम आ जाए। इसलिए मैथ को कभी नहीं छोड़ना।
पर्सनल सलाह है आपको। अब जब आप 10th साइंस से 11th साइंस में आए हो, क्या क्या चीजें बदल गई। देखो 10th क्लास में तो एक ही बुक होती थी, दैट इज साइंस, लेकिन अब वही बुक के 3 पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जिसके पास मैथ है उसके पास 2 ही है, ठीक है। एक बुक थी, सिलेबस बहुत ज्यादा कम था, लेकिन अब वही सिलेबस क्या बन गया, एक पहाड़ बन गया सिलेबस का। यानी अगर इतनी सी किताब साइंस की थी तो अभी इतनी किताब बन जाएंगी, वो इतनी इतनी इतनी, लगभग 10 गुना सिलेबस बढ़ गया भाई आपका। 10th क्लास तक जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया करते वो कहाँ से आया करते, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बाहर ना तो एचबीएससी में सवाल आता, ना सीबीएसई में आता। किसमें? 10th क्लास में। लेकिन 11th और 12th का जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, चाहे एचबीएससी हो चाहे सीबीएसई, एनसीईआरटी से ही नहीं है या किसी किताब से ही नहीं आएगा, वो अपनी साइड से क्वेश्चन देते हैं। यानी वहां पे आपको कंसेप्ट सीखना है। अब उस कंसेप्ट पे चाहे 1000 तरीके के सवाल पूछ ले, वो 1000 के 1000 के जवाब आप देने में क्या होने चाहिए, देने के लायक होने चाहिए, ठीक है, या देने में सक्षम होने चाहिए, ठीक है। तो 11th क्लास की स्टडी इसलिए जरूरी, एकदम से ट्रांजिशन हो रहा है ना, एकदम से ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ी गलती बच्चों से यही हो रही है, 11th क्लास को सोचते सोचते हैं कि अरे बोर्ड की क्लास है नहीं, छोड़ दो भाई, भूल जाओ, मजे करो, ऐश करो ना, ये नहीं करना है। 11th में ध्यान दे लो, 12th आसान बन जाएगी, जिंदगी आसान बन जाएगी। 11th में ध्यान नहीं दिया, 12th मुश्किल, जिंदगी मुश्किल, बात खत्म। अब आप देख लो क्या करना है आपको। अब है कि इतने बड़े सिलेबस जो कि मैंने बताया, उसको मैं टैकल कैसे करूं, कैसे उसको कवर करूं भाई। सीधा सिंपल स्ट्रेटजी है, डेली का काम डेली, और डेली लिखते हैं, डेली का काम डेली, रोज का काम रोज कर लो, बात खत्म। इतना सा कर लो, इतना सा करते ही आपका काम हो जाएगा। अब इसमें भी ये होता है कि हम कभी कभार छोड़ देते हैं काम, या कभी कभार हमें बोरिंग लग जाता है रोज रोज काम करना। तो उस केस में एक काम और एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, आप अपना वीकली शेड्यूल बना सकते हो। वीकली शेड्यूल, डेली का डेली शेड्यूल मत बनाओ, या ऐसा नहीं कि वही चीज फॉलो करो, आप वीकली फॉलो करो उसको। आप टारगेट सेट करो, मैंने इस वीक में इतना काम कर देना है, बस उसी काम को चाहे आप मंडे को खत्म कर लो, चाहे आप सैटरडे को खत्म कर लो, या फिर बिल्कुल रात 12 बजे खत्म कर लो, लेकिन एक वीक का काम एक वीक में ही खत्म होना चाहिए। डेली का डेली काम नहीं कर सकते तो वीकली शेड्यूल कर लो। वीकली से बड़ा टारगेट मत सेट करो कि मैंने महीने में इतना काम करना ना, हफ्ते भर का सेट करो। अब एक साइंस है 3 आवर स्टडी, अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो कम से कम 3 घंटे पढ़ो, कम से कम एक बार लगातार। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिया फिर रेस्ट ले लिया फिर 2 घंटे पढ़ लिया, नहीं, 3 घंटे लगातार पढ़ो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, आप खुद सोचो। आप 10th का एग्जाम दे के आए, आप 12th का एग्जाम दोगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, सारे के सारे एग्जाम 3 घंटे के ही क्यों होते हैं भाई, बताओ। सारे एग्जाम कितने घंटे के? 3 घंटे के। 3 घंटे इसलिए रखा है क्योंकि 3 घंटे मतलब हमारी नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी है कि 3 घंटे हम अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। इसलिए क्या करो, आप अपनी शिफ्ट बनाओ 3-3 घंटे की। 3 घंटे एक बार, मतलब स्कूल से आने के बाद 3 घंटे सोने से पहले, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में सारा का सारा काम आप खत्म कर लोगे। अब इस 3 घंटे में जब आप पढ़ते हो तो आपकी मेंटल स्टेट कैसी रहती है? बिल्कुल शुरू में, यहां मैं टाइम ले रहा हूं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, और यहां है एक्साइटमेंट। शुरू में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हाई रहेगी, बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे, और फिर वो धीरे 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 धीरे, और लास्ट में तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, है ना। यही रोल होता है। शुरू में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, मन करेगा पढ़ने का, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, और लास्ट के 1 घंटे में तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। यही हाल आपके एग्जाम में होता है। शुरू में दिमाग बहुत तेज चल रहा है, फिर धीरे धीरे स्लो, और लास्ट के 1 घंटे में बिल्कुल स्लो, तब तो आप नकल पे आ जाते हो, है ना। यही हुआ है ना आपके साथ भी।
अब इन 3 घंटों को किस तरीके से मैनेज करना है, आप क्या करो, आपका जो भी काम है उसको भी 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लो। 3 टुकड़े कौन कौन से, पहला काम ऐसा जो इंटरेस्टिंग है, दूसरा काम वो जो नॉर्मल है, और तीसरा काम जो बोरिंग है। 3 तरीके के काम हो गए। जैसे मान लिया किसी मास्टर ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व करनी दे दी, आपको सवाल सोल्व करने, और सवाल सोल्व करने में मजा आता है, ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग काम हो गया। फिर आपको क्या करना है, कॉपी बनानी है, कॉपी लिखनी है, एक कॉपी से दूसरी में कॉपी करनी है, तो वो नॉर्मल काम हो गया, कॉपी कर लोगे आप। तीसरा, आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको आता नहीं। 3 तरीके के काम हो गए एक दिन के, 3 घंटे के काम को 3 घंटे में आपने सोच लिया कि मेरे को इन 2 सब्जेक्ट को खत्म करना है, तो उसमें 3 तरीके से काम बांट लिया, इंटरेस्टिंग, नॉर्मल और बोरिंग। अब जो ये हमारा टाइम है, पहला 1 घंटा, अगला 1 घंटा और अगला 1 घंटा, इसमें शुरू के 1 घंटे में आप बोरिंग काम को करो। बोरिंग काम क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल, एक्साइटमेंट लेवल हाई है, तो आपको बोरिंग काम भी आसान लगेगा, ठीक है। शुरू के 1 घंटे में बोरिंग काम, अगले 1 घंटे में नॉर्मल जो भी आपका है, और लास्ट के 1 घंटे में जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो काम करो, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो यहां आपका एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल डाउन है, लेकिन आपको पता है यार जो काम बचा हुआ ना मेरा, उसमें मन लगता है, तो ऑटोमेटिक सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ये ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा। बोरिंग काम था, हाई एक्साइटमेंट टाइम में किया, नॉर्मल काम नॉर्मल एक्साइटमेंट में किया, और जो इंटरेस्टिंग काम था वो जब लो एक्साइटमेंट थी तब आपने किया। ओवरऑल आपका ग्राफ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, यहां ऐसे, ठीक है। इस तरीके से अपने दिमाग को आपने प्रिपेयर, ये स्ट्रेटजी मैं भी फॉलो करता था जब मैं तैयारी करता था। मैंने भी एक यूट्यूब वीडियो में देखी थी, उस टाइम सोचा था कि नहीं काम करती होगी, कोई असर नहीं होता इन चीजों का, लेकिन जब सेम चीज आप लंबे टाइम तक करते हो ना, तब आपको दिखता है कि भाई हाँ काम की चीजें तो है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है ये, स्टार मार्क कर दे रहा हूं मैं इसको। अब मेरी 3 अच्छी बातें या स्ट्रेंथ क्या थी जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, वो 3 है। सबसे पहला, मैंने सीख ली थी सेल्फ स्टडी करनी। जब मैं 12th में था तो किसी वजह से 11th-12th में मेरा पढ़ाई में उतना ज्यादा मन नहीं था, सच बता रहा हूँ। जिस स्कूल में मैं जा रहा था नहीं था मेरे को पसंद, हालांकि एरिया का बेस्ट स्कूल था उस टाइम, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह कहीं और थे, घर वालों ने जानबूझ के वहां एडमिशन करवा दिया। घर वाले तो सोचते हैं ना कि भाई बेस्ट जगह पे एडमिशन हो हमारे लड़के का, तो उन्होंने उस स्कूल में करवा दिया। वहां मेरे दोस्त नहीं थे, मेरा पढ़ने में इतना मन नहीं लगा, हिंदी से इंग्लिश में गए थे, HBSC से CBSE में, बहुत सारी चीजें थी, तो मेरा पढ़ने का मन नहीं था। 11th में मैंने कम पढ़ा शुरू में, हालांकि अच्छा पढ़ा, बेस बन गया मेरा। 11th में फिर इतना ज्यादा नहीं पढ़ा। 12th में फिर क्या हुआ, 12th में मास्टरों का समझ नहीं आता था भाई, क्योंकि एक बार जो दिमाग में सेट हो गया हो गया। तो मैंने वहां से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। सेल्फ स्टडी कैसे करी, मैं क्या करता था, मैं नोट्स बनाता था। क्या किया, एनसीईआरटी ली और कोई एक किताब ले ली। जैसे उस टाइम हमारे पास थी, कौन सी किताब थी, ये प्रदीप वाली, बकवास बुक है मत फॉलो करना। एनसीईआरटी और फिजिक्स थी, मैं इन दोनों किताब से एक कंसेप्ट पढ़ता था कोई भी, और फिर दोनों का मिला के अपनी कॉपी में लिख लेता था, ठीक है। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने से क्या हुआ, जब आप खुद काम करते हो, खुद नोट्स बनाते हो, तो आपको याद रहता है, फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है कि कौन से पेज पे कहाँ आपने किस चीज के बारे में लिखा है। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाने से ऑटोमेटिक सेल्फ स्टडी होगी और सेल्फ स्टडी से काम बन जाएगा। दूसरा है शॉर्ट नोट्स। ये वाली चीज मैंने ये कब वो करी, जब मैं तैयारी कर रहा था, यानी बाद में, इसके बाद 12th के बाद, वहां पे मैंने सीखी, मतलब काफी बाद में सीखी, बाद में पता चला मेरे को शॉर्ट नोट्स का। और जब मैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे को वो नहीं मिले, कोई नहीं, एडिटिंग में हम आपको दिखा दूंगा। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, मान लिया आपने एक चैप्टर पढ़ा कोई भी, उसको 20 पेज लिखे आपने,
ठीक है, 20 पेज का कोई चैप्टर, आपकी कॉपी में 20 पेज है। अब जब आप रिवाइज करने जाओगे 20 पेज देख के वैसे ही आपका मन नहीं करेगा कि रिवाइज करूं या ना करूं, तो आप इन 20 पेज को 1 या 2 पेज में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप बस उतनी इंफॉर्मेशन लिखो जितनी आपको याद नहीं है। जैसे एक टॉपिक लिखा, कोई भी मैंने टॉपिक लिखा, आपने मैटर पढ़ा होगा, आप कॉपी में तो आपने पूरी डेफिनेशन लिखी होगी, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। लेकिन शॉर्ट नोट्स में आप लिखो मास एंड वॉल्यूम, बात खत्म। ठीक है, मैटर के अलावा नॉन मैटर के एग्जाम्पल, नॉन और फिर नॉन मैटर के एग्जाम्पल। तो ये एक सिंगल लाइन में पूरे पैराग्राफ को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने की भी टेक्निक है प्रॉपर अच्छी, ये मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं वो देखो। शॉर्ट नोट्स पहले आप बनाओ, एक बार में काम नहीं चलेगा, पहले आप बनाओ देखकर, फिर बिना देखे बनाओगे कुछ गलत बढ़ेगा। तब तक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ जब तक आप बिना देखे किसी पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स ना बना दो। जब आप किसी चैप्टर के बिना देखे शॉर्ट नोट्स बना पाओ ना, यानी सारे टॉपिक सब टॉपिक बता पाओ। जैसे 10th में आपने रिएक्शन पहला चैप्टर पढ़ा, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फिर बैलेंसिंग के बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर उसके 7 8 9 10 टाइप की रिएक्शन थी, वो सब उनकी डेफिनेशन एग्जांपल। इस तरीके से पूरा चैप्टर आपको याद हो ना, टॉपिक और सब टॉपिक्स, तो समझ जाओ आपको वो चैप्टर लगभग आता है। बस थोड़ा बहुत बड़े नोट्स से रिवीजन की जरूरत है। तो शॉर्ट नोट्स बिना देखे बनाने लग जाओ तो मान लेना आपको चैप्टर आ रहा है। थर्ड है न्यूमेरिकल। इन्होंने तो भाई जिंदगी बदल दी। जब किसी भी टॉपिक पे न्यूमेरिकल आप करोगे, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल का मतलब कुछ नहीं है, देट आर एप्लीकेशन, यानी उसी कंसेप्ट को किस तरीके से रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है, ये सिखाते हैं न्यूमेरिकल। जब आप ये सीख जाओगे ना, तो मतलब कंसेप्ट सीखना सुपर इजी हो जाएगा। और बहुत सारे पेपर में न्यूमेरिकल ही आते हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे न्यूमेरिकल ही आते हैं उनमें। स्कूल में जब पढ़ाता था तो एक मैडम थी हमारी, वो बोलती थी कि इसको तो कीड़ा है न्यूमेरिकल का। भाई मैं खुश हूँ स्टेटमेंट में, वो ऐसा बोलती थी, क्योंकि है, सच में है। और वो कीड़ा ही है जो आज यहाँ तक मेरे को लेके आया है। आपके अंदर भी वो कीड़ा आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अगर फिजिक्स के बारे में बात करूं, 11th और 12th की, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट बुक है एस.एल. अरोरा। कौन सी? एस.एल. अरोरा, ये उसका फोटो है, देख लेना आप। इस किताब से पढ़ो। इसके बाद कुछ लोग पढ़ते हैं प्रदीप से। मेरे को बहुत ही मतलब अच्छी किताब नहीं लगती है प्रदीप, ठीक है, मैं ज्यादा बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी किताब नहीं लगती। अच्छी अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो दैट इज एस.एल. अरोरा। इसमें क्या है, एक कंसेप्ट आपको समझाया, फिर क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट आपको समझाया, फिर क्वेश्चन। कंसेप्ट भी ऐसे पूरा डीप में, मतलब सारी थ्योरी लिख के कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर चुके हो, उसके बाद आप जाओ थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव सेक्शन में। उसमें जो मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगती है दैट इज नीट की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स। दो आती है इसकी, डीसी पांडे नाम से किताब है, दो आती है, नीट की और जेई की। लेकिन शुरुआत करो आप नीट वाली के साथ, क्योंकि थोड़ी रिलेटिवली इजी है, और फिर जाओ आप जेई की। अगर आप जेई के भी स्टूडेंट हो तो भी सबसे पहले ट्राई करो नीट वाली, ठीक है, क्योंकि मतलब लेवल एक एक करके बढ़ना है ना, सीढ़ियों में चढ़ते हो ऐसे करके ऊपर चढ़ते जाएंगे। शुरू में एस.एल. अरोरा खत्म करो, या फिर आपके जो नोट्स हैं वो खत्म करो, फिर आप जाओ डीसी पांडे पे। इसके बाद जब ये पढ़ लो तब एनसीईआरटी को एक बार देख लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लो। फिजिक्स में क्या है, एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा। और फिर आता है इन सब किताबों का बाप, दैट इज एच.सी. वर्मा। सारी किताबें पढ़ ली, चेक करना है कि मेरे को कुछ आता है या नहीं, तो दैट इज कंसेप्ट ऑफ एच.सी. वर्मा। यहाँ पे 11th 12th नाम से नहीं आती, 2 एच.सी. वर्मा नाम की पूरी किताब आती है, 2 पार्ट है उसके। फर्स्ट और सेकंड का कुछ पार्ट 11th है और बाकी पार्ट आपका इसका 12th का है। ठीक है, जब ये सारी किताब पढ़ लो तो इसको देखो। अब एक दादा भी है इन सब का, ये तो एच.सी. वर्मा तो हो गया बाप, एक दादा भी है इरोडो नाम से,
उसको सोल्व कर लिया तो भाई फिजिक्स ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इन सब को मिला के हमने बना रखे हैं हमारे मॉड्यूल। मतलब ये सारी किताबें पढ़ के तब मैंने बना रखे हैं मेरे मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब नोट्स, ठीक है। थ्योरी इसके जैसी, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके जैसे, सिलेबस इसका, कुछ कुछ कंसेप्ट इसके जो एडवांस वाले हैं, कुछ कुछ। मैं नहीं कह रहा कि मैंने इसको पूरा कंसिडर किया है, लेकिन इन 3 को तो कंसिडर किया है, ठीक है। तो इन सब को मिला के मैंने बना रखे हैं अपने नोट्स, वर्कशीट और बहुत सारी चीजें। और वो मिलेंगी कहाँ पे, जितनी भी ये किताबें, ये भी किताबें, इन किताबों की पीडीएफ, फिर नोट्स, फिर मैं जो पढ़ाऊंगा उसके नोट्स, डाउट सॉल्विंग, कोई खबर है, बोर्ड के पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, वर्कशीट है, प्रैक्टिस करनी है आपको, क्विज करनी है, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम मिलेगा कहाँ, या तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करो ओए मास्टर जी, ठीक है, ये स्पेलिंग डाल दो, आपको एक चैनल आ जाएगा, वहां उसको ज्वाइन कर लो। या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहां पे टेलीग्राम ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया होगा, लिंक मिलेगा, ठीक है, तो वहां से ज्वाइन कर लो। सारी किताबें, सब कुछ मिलेगा वहां पे आपको, वन स्टॉप सॉल्यूशन। फिजिक्स की बात है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेस्ट है एनसीईआरटी, इनफ फॉर ऑल, इनफ है भाई, एनसीईआरटी पढ़ लो बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी है आपने फिर भी, तो केमिस्ट्री का क्या है कि अलग अलग टाइप ऑफ केमिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक है। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो एक एन अवस्थी नाम की किताब है, हाई लेवल है। ये तीनों किताब बता रहा हूं मैं, ये तीनों किताब हाई लेवल, खासकर ये तो है ही, फिजिकल है, न्यूमेरिकल है, बहुत सारी इसके अंदर। तो एनसीईआरटी खत्म कर लो, तब इस बुक पे आओ। इनऑर्गेनिक की एक है वीके जायसवाल नाम से, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन मोर कम ही आते हैं भाई। इनऑर्गेनिक तो फैक्चुअल है सारा, और इसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं वो। फिर है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो भाई ऐसी है, अगर शुरू की आपको आती है तो सारी केमिस्ट्री, सारी ऑर्गेनिक आती है, और शुरू की नहीं आती तो पूरी नहीं आती, ऐसा है ऑर्गेनिक का हाल तो। और ऑर्गेनिक की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए MS चौहान नाम की बुक है। इन सब को मिला के, सबको कह रहा हूँ अब की बार, सबको मिला के मैंने बना रखे हैं अपने मॉड्यूल बोलो या नोट्स बोलो केमिस्ट्री के, सबको मिला के। यानी अगर वो पढ़ लो तो इनमें से नहीं है जरूरत इतनी ज्यादा पढ़ने की। और वो भी कहाँ मिलेंगे आपको, वहीं पे टेलीग्राम पे, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी है इनफ, बस खत्म, एनसीईआरटी पढ़ लो वहां, उसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में बायोलॉजी के लिए तो। लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो एक बायोलॉजी की किताब आती है ऑल इन वन नाम से, एक आती है फिंगर टिप्स नाम से, ये 2 किताबें खरीद लो प्रैक्टिस के लिए, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। MCQ फॉर्म में ही है मोस्टली कि वो आएंगे कैसे, लेकिन अगर थ्योरी पढ़नी है तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ दो। बोर्ड हो, नीट हो, CUET हो, सबके लिए वैलिड है भाई ये। मैथ की मैंने इसमें कंसिडर नहीं की, मैथ का बता दूं, एनसीईआरटी मस्ट है एनसीईआरटी से, लेकिन सवाल आने बंद हो गए, नहीं आता अब। उसके ऊपर एक आती है RD शर्मा, बहुत सारे इसके, RD शर्मा के अंदर क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत लेंथी किताब है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको कंसेप्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर एक है एलिमेंट, एलिमेंट में भी क्वेश्चन थोड़े से कम है, लेकिन अच्छा खासा लेवल है उनका। और एक किताब है आपकी अग्रवाल, RS अग्रवाल। मैथ का मेरे को सच बताऊं इतनी ज्यादा होल्ड नहीं है मैथ पे, कम मैंने, लेकिन ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरे सब्जेक्ट है ही। केमिस्ट्री में मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिजिक्स मेरे को आती है, तो मैं केमिस्ट्री का बेस्ट एक्सपीरियंस से बता पाऊंगा, और फिजिक्स का मैं अपने दिल से बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी फेवरेट है। बायोलॉजी का मैंने बहुत सुन रखा है कि बायोलॉजी तो एनसीईआरटी ही है, जो कुछ है हर जगह, ठीक है। अब ये सब बातें तो होगी, अब करते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात। देखो 11th में हो, सिर्फ बोर्ड्स का सोच रहे हो, गलत सोच है। बोर्ड के साथ साथ क्या भी करो,
अपना एक गोल बना लो जिसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। क्यों हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम? आप सोचो, अब अगर आप 100 मार्क्स की तैयारी करोगे तो हो सकता है 100 ना आए, पक्की बात है, लेकिन 100 से कम तो कितने भी आ सकते हैं, 90 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, 70 आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ 70 मार्क्स की तैयारी करो तो बताओ क्या 80 आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना मतलब अपनी लाइफ के सिर्फ 70 मार्क्स की तैयारी करना, तो 70 मार्क्स से आपकी लाइफ नहीं बनेगी, आपको 80-90 मार्क्स तो चाहिए। इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो किसकी करो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जरूर करो। एटलीस्ट अपना गोल बनाओ कि हमें कोई सा भी एक पेपर, या तो नीट या जेई, उसको क्रैक करना है। वो क्रैक हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, प्रिपरेशन इज द की। तैयारी करनी है, तैयारी ही सब कुछ है। जब आप तैयारी करोगे तो ये समझ लो आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने की तैयारी कर रहे हो, ना कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आगे जाके आप नौकरी करोगे, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, वहां भी तो तैयारी ही करनी है, तो यहाँ की हुई तैयारी वहां आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। इसलिए अपना गोल बनाओ कि मेरे को आइदर नीट और जेई, इन दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। नीट एग्जाम है क्या? फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी एंट्रेंस के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट है। कौन से कॉलेज में? एमबीबीएस के जो कॉलेज हैं, बीडीएस के, आयुष के, ये कोर्सेज है हमारे, ठीक है। इनके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए वो अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, दैट इज नीट। नीट देने से क्या होगा? आपको सबसे पहली बात तो पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज मिलेगा, यानी जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी, टीचर, वर्क कल्चर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फीस नेग्लिजिबल हो जाएगी, अदरवाइज प्राइवेट से करते हो ना तो लाखों रुपए, 40-50 लाख इतने पैसे लगते हैं। अगर आप बिना नीट के एमबीबीएस करने जाओ तो कर सकते हो, कोई नो डाउट, लेकिन बिना नीट के करने जाओगे तो 50 लाख तो कम से कम मान के चलो। आप सोचो 50 लाख, आपने सोची भी नहीं होगी कितने रुपए होते हैं, ठीक है। इसलिए नीट की तैयारी लोग करते हैं। क्या क्या आता है नीट में? बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री। 50% बायोलॉजी, 50% और 50% ये दोनों, ठीक है। इसमें भी बायोलॉजी आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन, ये न्यूमेरिकल, और ये आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। देख लो बिना न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 घंटे 20 मिनट का 200 मिनट का एग्जाम होता है आपको, यानी 3 घंटे 20 मिनट, वही है 3 घंटे वाला रूल। नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी सही करोगे 4 नंबर, गलत करोगे तो -1 मिलेगा आपको, ठीक है। एज लिमिट 17 साल के ऊपर अगर आप हो, किसी भी एज के हो, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी साल 12वीं करे हो गए हो आप दे सकते हो, बस 17 साल से ऊपर होने चाहिए, और 12th आपने की होनी चाहिए। 12th करते करते भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12th में तो एटलीस्ट हो आप। उसके अलावा 12th क्लास में 50% आपके मार्क्स आने चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला के 50% आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन मेन सब्जेक्ट में मार्क्स कम और नीट देने बैठ जाओ ना, ऐसा नहीं है भाई। और अगर आप एससी और एसटी, ओबीसी तो शायद नहीं है, ये मेरे को ध्यान नहीं है अभी, उस केस में ये 40% हो जाते हैं, ठीक है। सिलेबस आएगा क्या? एनसीईआरटी 11th-12th का जो भी सिलेबस है वही आएगा। सेकेंड एग्जाम है जेई मेंस, जेईई, जो मैं जेई हूँ दैट इज जूनियर इंजीनियर, और ये जो जेई है दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। मेरे जेई मतलब वो पोस्ट का नाम है, और ये एग्जाम का नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। जॉइंट का मतलब क्या हो गया? 2-4 लोगों के बीच का जॉइंट, एंट्रेंस का मतलब वही एंट्रेंस के लिए, ठीक है। इंडिया का प्रीमियर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। किसके लिए है? इंजीनियरिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो उसमें जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए, आर्किटेक्चर करना चाह रहे हो, प्लानिंग करना चाह रहे हो, तो इसमें जो भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं, कम फीस वाले अच्छे कॉलेज, उनमें एडमिशन के लिए हमारा है जेई मेंस। कौन कौन से कॉलेज? एनआईटी सुना होगा आपने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये नए
इंफॉर्मेशन आईटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और फिर है कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने का रास्ता क्या है, जेई मेंस आप दो, उसको क्रैक करो और मेरिट लिस्ट में आओ। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वही सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएंगे और एक साल में 2 बार होता है। ये खास बात है इसकी, अब होने लगा एक साल में 2 बार। कब कब, एक बार तो जनवरी में होगा और एक बार अप्रैल में। इन दोनों में से जो आपका बेस्ट होगा वही काउंट किया जाएगा, दोनों आप दे सकते हो। आता क्या, इसमें 90 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 75 आपको करने हैं और गुणा में 4 कर दोगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल कितने हो जाएंगे 300। वही टाइम क्या, 3 घंटे जो मैंने बताया था। कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, टोटल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, क्योंकि एक साल में 2 बार हो रहा है ना, तो 3 साल लगातार तक आप दे सकते हो, ठीक है। 3 साल लगातार, कौन कौन से, 12th के साथ 1 साल और फिर अगला साल, यानी ये 3 साल आप इसको दे सकते हो बस। नीट में क्या था, किसी उम्र तक दे लो, कभी दे लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक दे सकते हो। 12th होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट आपके फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होने चाहिए। अब इसमें जो मिनिमम मार्क्स है उनका खेल है, वो कितने होने चाहिए, 75%, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। 20 परसेंटाइल क्या होता है, मतलब आप जो आपके बोर्ड है उसमें 100 में से टॉप के 20 बच्चों में आने चाहिए, ठीक है। मान लो उस बोर्ड में क्या हाईएस्ट ही 75 आए, तो फिर तो एक ही बच्चा दे सकता है, लेकिन इसने बोला अगर 75% नहीं आ रहे हैं तो आप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। 20%, ये एक वर्ड है, परसेंट नहीं है, ये परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब टॉप के 20 बच्चों में आप होने, टॉप 20% में आप होने चाहिए। सेम लिमिट गिर जाती है 65 तक। देखो इसकी ये ना, बहुत रील आपने 1-2 देखी होगी, हो सकता है कि बच्चे के जेईई मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लेकिन बोर्ड में नहीं आए। तो ये ऐसा पेपर है जो आपके दोनों एग्जाम को टारगेट करता है, बोर्ड को भी और फिर जेईई मेंस को भी, ठीक है। दोनों में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो ही इस एग्जाम में आप क्वालिफाई होगे, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं, यानी जब आप 12th करोगे चाहे आप किसी उम्र में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों सेशन देते हो तो जिसमें बेस्ट स्कोर होगा वही कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद अगर आप जेईई मेंस को क्वालिफाई कर लेते हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो जेईई एडवांस को देने के लिए। जेईई एडवांस क्या है, जेईई एडवांस इज द टफेस्ट पेपर ऑफ इंडिया एंड सेकंड टफेस्ट पेपर ऑफ वर्ल्ड। पूरे संसार का सेकंड टफेस्ट पेपर और इंडिया का टफेस्ट पेपर, ये है आपका जेईई एडवांस। जेईई एडवांस के बारे में ऐसे भी बोलते हैं कि अगर जेईई एडवांस लीक भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सोल्व होता नहीं भाई, मास्टरों पे सोल्व नहीं होता वो। जेईई एडवांस मैं भी नहीं सोल्व कर पाऊंगा, जो सच है वो है। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है हमारा जेईई एडवांस। होता क्या है इसमें, जेईई मेंस क्वालिफाई किया उसके बाद आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है। एक दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, यानी पूरा दिन आप सुबह से शाम तक पेपर दोगे। 6 घंटे पेपर के बीच में रेस्ट, 1 घंटा पहुंचने में लगेगा, फिर घर जाने में, मतलब पूरा दिन आप पेपर देने में लग जाओगे। 2 पेपर होते हैं, दोनों आपको देने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही सब्जेक्ट आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं या डायरेक्ट आंसर लिखना आ सकता है, मैच करने आ सकते हैं, इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो इनकी मार्किंग स्कीम ही अपने काम की भी है ही नहीं। जो दोनों पेपर होते हैं, हमारे टाइम तो क्या होता था, कोई फिक्स नहीं है। पेपर 1 आता था 280 नंबर का, मान लिया, अगला पेपर 325 नंबर का, इस तरीके से कुछ भी किसी भी नंबर में आ जाते थे। लेकिन अब फिक्स कर दिया है कि हम दोनों पेपर को 180 और 180 मार्क्स का लेंगे। लेकिन इसमें जो सवाल आते हैं भाई, ओए होए मजेदार। फिर एक है आपका CUET, वो जो ऊपर वाले थे वो थे थोड़े से एडवांस लेवल के, अब है थोड़ा सा कम लेवल CUET। CUET क्या है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने सोचा कि जैसे IIT और NIT ने अपना पेपर बना रखा है, हम भी अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाएंगे जिसको नाम दिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नाम हो गया CUET। ये क्या है आपका
अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको सेंट्रल, स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में करनी है, बीएससी करनी है, ठीक है, कुछ में बीटेक करनी है, कोई भी आपको कोर्स करना है, तो हर यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग लेती थी, लेकिन अब क्या कर दिया, एक सीयूईटी नाम से कॉमन बना दिया। हालांकि सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं आती हैं, फिर भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने इसको, अच्छी यूनिवर्सिटीज ने इसको कंसिडर कर लिया। पर्पज क्या है, अब एक स्टैंडर्डाइज एडमिशन हो गया थ्रू ए सिंगल एग्जाम, ठीक। कौन करवाता है, सारे एग्जाम एनटीए करवा रही है, ठीक है। दोनों तरीके पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी और पेन पेपर बेस्ड भी। एक साल में एक बार और नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं, मतलब कोई भी पेपर दे सकता है, बस 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं। सबसे पहला, कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे, आपने हिंदी सेलेक्ट करी, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करी, इंग्लिश के आएंगे। तो हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका एक डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, आपकी मर्जी है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जिस भी सब्जेक्ट में आपको आगे जाके पढ़ना है, एडमिशन लेना है, वो आपने सेलेक्ट किया, उसके 50 सवाल। और थर्ड आएगा जनरल, जिसमें जीके आ गई, आपकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की नॉलेज, थोड़ी बहुत आपकी रीजनिंग, ये सारी बातें इस तीसरे सेक्शन में पूछी जाएगी। तो ओवरऑल हर चीज की नॉलेज सीयूईटी आपसे मांगता है, ठीक है। फिर एक है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये भी भाई बहुत अच्छा टफ, बहुत टफ पेपर है। एनडीए का तो ऐसा है कि अगर आप बचपन से तैयारी कर रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अगर अब सोची है तो नहीं भाई, नहीं नहीं होता। मेरा दोस्त कह रहा है हो जाएगा, अरे नहीं होगा भाई। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका 5 घंटे का रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद 4 से 5 दिन आपका इंटरव्यू चलेगा। 4-5 दिन आपको रखते हैं वहाँ पे, आपका बिहेवियर देखते हैं कि क्या आप फौजी बनने लायक हो भी या नहीं। और 900 मार्क्स यहाँ से, 900 मार्क्स यहाँ से, इन दोनों को मिला के फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। रिटन टेस्ट में आता क्या है, ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यू यानी बाईलैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में, और 2.5 घंटे के 2 पेपर। कौन कौन से 2 पेपर, एक तो मैथ, मैथ सबसे जरूरी है यहाँ पे। 120 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 300 नंबर का हो गया, 2.5 घंटे का। और फिर आता है एक जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो भी आ गया, यानी आपके पास तीनों होने चाहिए। 10th लेवल तक के मेनली वो कंसिडर करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 10th क्लास तक जितने सब्जेक्ट थे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और मैथ कौन सा, 11th और 12th का, ठीक है। 2 पेपर होंगे, इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वो एग्जाम थे जो आपके फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं। एटलीस्ट इनमें से किसी न किसी एक की तैयारी आपने जरूर करनी है, ठीक है। चलो, और कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि इनको हमने बताना चाहिए था, हम किसी दूसरी वीडियो में उसको बता देंगे, या आपको कोई हेल्प चाहिए आप पर्सनली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आप आए हो ओए मास्टर जी यूट्यूब चैनल पे, देसी सा नाम हमने रखा है, कोशिश की है कि देसी तरीके से ही आपको सब कुछ समझाया जाए। मिलेगा क्या आपको यहाँ पे, मैं कैसे हेल्प करूँगा, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट लेक्चर्स देने की। कौन कौन से, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, दोनों सब्जेक्ट, 2 ही सब्जेक्ट फिलहाल मैं कर पा रहा हूँ। केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स हमारे सुमित सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे इंसान है, आप देखोगे मजा आएगा। दूसरा, बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स मैंने बताया था ना, सब किताबों को मिला के फिर मैंने नोट्स बना रखे हैं। और वो नोट्स ऐसा नहीं कि 1 दिन में 2 दिन में इस तरीके से बन गए, मेरी 4-5 साल की मेहनत है, 4-5 साल मिला के तब वो नोट्स, आज तक भी वो पूरे नहीं हुए। आज भी मैं उनमें कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ, जितनी बार उनको देखता हूँ कोई ना कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ, अच्छी बना देता हूँ। तो अगर पुराने नोट्स आपके पास हैं तो अब वाले देख लो, हर बार कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। फिर PYQs जितने हैं सारे मैं आपको कराऊंगा। अगर मैं एक लेक्चर ले रहा हूं तो उस लेक्चर में बोर्ड से रिलेटेड PYQ, नीट से रिलेटेड PYQ,
और जेई, तीनों से रिलेटेड PYQ आपको मिल जाएंगे। और देखो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोचना इन पे ध्यान नहीं देना ना, नीट की तैयारी कर रहे हो तो जरूरी नहीं है इन पे आप ध्यान ना, मतलब ये मत सोचना कि मेरे को किसी एक पर ध्यान देना है। आप क्या करो, तीनों पे ध्यान दो, बोर्ड की भी तैयारी करो, नीट की भी और जेई की भी, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। फिर अगर मान लो डाउट वगैरह आते हैं तो डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड है, पर्सनल से रिलेटेड है, कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा सोल्व हो सके हम सोल्व करने की कोशिश। ठीक है, तो बस आप इनके साथ जुड़ जाइए और अपने सफ़र को बेस्ट बनाइए। ठीक है, इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं दे रहा मैं। मेन जो फीचर है, मेन जो की है इस लेक्चर की, वो मैं बता दूं बस, ये सब मैंने दे दिया। पहली बात, मैथ का ध्यान रखो भाई। दूसरी बात, कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके पास हैं, कौन से आप करियर आपने चूज करना है, अभी से सिलेक्ट कर लो, अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। तीसरी बात, 11th क्लास को हल्के में मत लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चौथी बात, आप इस पे ध्यान दो कि कैसे आप अपने 3 घंटे को मैनेज करोगे। ठीक है, फिर कौन कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट आपके लिए हो सकती हैं वो ध्यान दो। बेस्ट किताबें वगैरह ये तो इतनी कुछ खास नहीं है, इनमें से कोई सा एक एग्जाम सेलेक्ट करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे जो पढ़ाई वाले लेक्चर हैं उनमें। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।